बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 14 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 15 मुलायदा फरमाएं। उस शख्स ने बेइख्तियार आगे बढ़कर मेरी पेशानी चूम ली और फिर एक झटके से अलग हो गया। शहर के शुमाली इलाके से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसे उठाकर मेरे साथ आओ, जल्दी करो, पूरा शहर हंगामों की लपेट में आ रहा है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं लुहारी महल्ले में ठहरा हुआ हूँ, वहां तक कैसे? उस तरफ जाने का मौका नहीं है, मेरे साथ आओ जल्दी। वो शख्स बोला। मैंने फुर्ती से झुककर जैनब को कंधे पर लाद लिया और हम एक गली में दाखिल हो गए। जैनब ने पहले तो मुजामत की थी, लेकिन फिर पुरसकून हो गई। हमें एक और गली में मुड़ गए और उसी लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पुलिस या फौज की कोई गाड़ी फायरिंग करती हुई तेज रफ्तारी से सड़क पर से गुजर गई। लोहारी मोहल्ला मेन रोड के दूसरी तरफ शहर के शुमाली इलाके में था और फायरिंग की आवाजें सबसे पहले उसी तरफ से सुनाई दी थी। ऐसे हालात में अंगूरी की खाला के घर तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। हम मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए वहां से काफी दूर निकल आए। हर जगह अफरा तफरी नजर आती थी। बाज नौजवानों को मुंह पर डांटे बांधे मेन रोड की तरफ जाते देखा था। उनमें से किसी के हाथों में राइफल भी नजर नहीं आई थी। वो शख्स एक तंग सी गली में एक मकान के सामने रुक गया। गली कच्ची थी और कीचड़ फैला हुआ था। एक मर्तबा मेरा पैर फिसला और मैं गिरते गिरते बचा। उस शख्स ने दरवाजे की जंजीर खटखटाई। चंद सेकंड बाद ही एक जवान औरत ने दरवाजा खोल दिया। उसने एक हाथ से 6-7 माह के एक बच्चे को सीने से लगा रखा था। वो शख्स अंदर दाखिल हो गया और मेरे लिए दरवाजे के दोनों पट खोल दिए। मेरे अंदर दाखिल होते ही उस शख्स ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और मुझे इशारा करता हुआ आंगन के दूसरी तरफ एक कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे यहाँ चारपाई पर डाल दो। उस शख्स ने चारपाई की तरफ इशारा किया। मैंने आहिस्तेगी से जैनब को चारपाई पर लिटा दिया। मेरा ख्याल था कि वो हंगामा करेगी, मगर वो आराम से लेटी खंसती रही। कभी वो मेरी तरफ देखती और कभी उस शख्स की तरफ। फिर उसने एक ऐसी हरकत की कि मैं थर्रा उठा। उसने अपनी फटी हुई कमीज ऊपर उठा दी और कमर बंद खोलने लगी। मैंने जल्दी से झुककर उसके हाथ पकड़ लिए और कमीज नीचे खींच दी। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं चीखा। हाँ, ये पागल ही हो चुकी है। मेरे करीब खड़े हुए शख्स ने कहा, मैं बाद में किसी वक्त बताऊंगा, इस वक्त तुम इसे संभालो। मेरा ख्याल उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। जैनब की इस हरकत ही से मैं समझ गया था कि वो किन हालात से गुजरी थी। जैनब ने दोबारा वो हरकत नहीं की थी, लेकिन मेरी तरफ देखकर खंसती रही। दरवाजे में वो औरत भी बच्चे को उठाए खड़ी थी। वो शख्स भी मेरे करीब ही खड़ा था। जैनब अब बड़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। वो चारपाई पर लेटी हैरान सी नजरों से कमरे में इधर उधर देखती रही। मेरा नाम जहूर अहमद है। मेरे करीब खड़े हुए शख्स ने अपना तारुफ कराया। और ये मेरी बहन सलमा है। बेवा है। इसका शोर अपने बच्चे की पैदाइश से 2 महीने पहले बांदीपुरा में एक झड़प के दौरान भारतीय फौजियों की गोलियों का निशाना बन गया था। बड़ा दलेर आदमी था। एक सच्चे मुजाहिद की तरह उसने सारी गोलियां सीने पर खाई थी। मैंने सलमा की तरफ देखा। शोर के जिक्र पर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसने शायद गैर इरादी तौर पर बच्चे को सीने से बेच लिया था। सिर्फ सलमा ही एक ऐसी औरत नहीं थी जिसका जवानी में सुहाग उजड़ा था। वादी के हर दूसरे घर का कोई ना कोई फर्द वतन की आजादी की खातिर जान लुटा चुका था। किसी बहन के सर से दुपट्टा छिन गया था, किसी का सुहाग उजड़ गया था और किसी की गोद उजाड़ दी गई थी। और सलमा, जहूर अहमद कह रहा था, हम काली शिमरोज और अंगूरी के बारे में बातें कर रहे थे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये अजीम मुजाहिद आज हमारे घर में मौजूद है। सलमा चौंक सी गई और मेरी तरफ देखने लगी। तुम सुल्तान को मुझे दे दो और पहले चाय बना दो, उसके बाद खाने का बंदोबस्त करना। जहूर अहमद ने आगे बढ़कर बच्चे को उससे ले लिया। मैं अभी चाय बनाती हूँ, मगर तुम इस पगली को क्यों ले आए हो भाई? सलमा ने जैनब की तरफ देखते हुए कहा। ये पगली? जहूर अहमद के मुंह से गहरा सांस निकलिया। ये पगली? जहूर अहमद के मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये शमरोज की बहन है जिसे चंद महीने पहले सोपर पर हमले के दौरान भारतीय फौजी उठा कर ले गए थे। इसे 3 महीने पहले यहाँ बाजार में देखा गया था। पता नहीं किन हालात से गुजरी है। बहरहाल तुम चाय बना कर लाओ। सलमा का चेहरा एक लम्हे को धुआं सा हो गया। उसे शायद अपनी भाई की बात का यकीन नहीं आया था। वो चंद लम्हे फटी फटी सी नजरों से कभी मुझे और कभी जैनब को देखती रही और फिर कमरे से निकल गई। मैं चारपाई की पेटी पर बैठ गया और जैनब का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। मैं ये तो समझ गया था कि उस पर क्या बीती थी और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जहूर अहमद एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी गोद में बच्चा कुलकारियां भर रहा था। इस बेचारी के साथ बड़े मसाइल बने हैं, वो मेरी तरफ देख के बगैर कह रहा था।
3 महीने पहले पहली मर्तबा इसे लारी अड्डे के करीब देखा गया था। फिर इसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आने लगी। कभी यहाँ कभी वहाँ लोग इसे लावारिस और पागल समझकर कुछ न कुछ खाने को देते थे। न जाने हमारी कौम की कितनी बेटियां इस तरह अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, लेकिन लावारिस समझकर उसके साथ कुछ और ज्यादतियां भी होती रहीं। शहर के बाद उबाश लड़के बस आगे कुछ मत कहो। मैंने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। वजाहत की जरूरत नहीं थी, मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहता था। और ये तो ज़ैनब की हालत ही बता रही थी कि उस पर क्या बीती थी। कुछ देर बाद सलमा चाय ले आई। उसने ट्रे एक मेज पर रख दी और एक प्याली उठाकर चौपाई के करीब आ गई। मैं समझ गया और उठकर ज़हूर अहमद के करीब दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। सलमा चौपाई की पट्टी पर बैठ गई। ज़ैनब खुद ही उठकर बैठ गई और सलमा के हाथ से प्याली ले ली। उसने प्याली को दोनों हाथों में पकड़ रखा था और नदीदों की तरह चाय पीने लगी थी। चाय के घूंट भरते हुए उसके मुंह से सड़ की आवाजें निकल रही थी। और फिर चाय खत्म होने के थोड़ी देर बाद सलमा ने ज़ैनब का हाथ पकड़कर उसे चारपाई से उठाया और बाहर ले गई। ज़ैनब ने कोई मुदाहमत नहीं की थी। मैं और ज़हूर कमरे में बैठे शहर की ताज़ा तरीन सूरत पर बहस करने लगे। बाहर से कभी कभी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे जाती थी। वो लड़का अब्दुल हमीद था। ज़हूर अहमद कह रहा था चंद रोज पहले काम से वापस आ रहा था कि चौक पर चंद नौजवानों की पुलिस की एक पार्टी से झड़प हो गई। उसी दौरान फौजियों की एक पार्टी भी वहां पहुंच गई और फायर खोल दिया। फायरिंग से कोई हलाक या जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन भगदड़ मच गई। वो लड़के इधर उधर भाग निकले। अब्दुल हमीद अगरचे उनसे अलग थलग था, लेकिन वो फौजियों के हत्थे चढ़ गया। 3 दिन तक कुछ पता नहीं चला कि अब्दुल हमीद को कहाँ रखा गया है। आज उसकी जख्मों से चूर लाश मिली है। लोग बिपर गए हैं। पूरा शहर हंगामों की लपेट में आ गया है और मुझे लगता है कि आज भी कुछ न कुछ जरूर होगा। मुजाहमत होनी चाहिए हर सतह पर। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, शहरों में, गाँव में, देहातों में, वादी के कोने कोने में मुजाहमत होनी चाहिए, ताकि उन गासबों को ये पता चल जाए कि कश्मीरी अब बेबस नहीं रहे। उनकी आंखें खुल चुकी हैं। वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकेंगे। अब्दुल हमीद वही लड़का था जिसे फौजियों ने मुश्ताक वाली गली से उठाया था और अब उसकी लाश मिली थी जिस पर हंगामे शुरू हो गए थे। मैं और ज़हूर अहमद बातें करते रहे। हमें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं रहा और गालिबन 1 घंटे बाद सलमा ज़ैनब को लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मैं चौंक गया। उस 1 घंटे में सलमा ने ज़ैनब को नहला धुलाकर उसके कपड़े तब्दील कर दिए थे और बालों की भी चुटिया बना दी थी। ज़ैनब चारपाई पर आलती पालती बाहर कर बैठ गई। वो बार बार अपने कपड़ों को छू कर देख रही थी। कभी हंसने लगती और कभी गुमसुम सी हो जाती। 1 घंटा और गुजर गया। फिर सलमा ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। हम दूसरे कमरे में आ गए। मैंने ज़ैनब का हाथ पकड़ रखा था। कमरे में बिछी हुई दरी पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था। दाल चावल थे। ज़ैनब हमसे पहले ही दस्तरख्वान पर बैठ गई और नदीदों की तरह चावल खाने लगी, जैसे अरसा से कुछ खाया ही ना हो। मेरे दिल पर गुस्सा सा लगा। आंखों में आंसू आ गए। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा। हमारे घर में क्या कुछ नहीं था। हर चीज की फरमानी थी। कभी किसी चीज की तंगी नहीं हुई थी। जो चीज चाहे खा सकते थे। और अब ज़ैनब को देखकर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले थे। खाने के बाद सलमा ज़ैनब को अपने कमरे में ले गई और मैं ज़हूर अहमद के साथ उसी कमरे में आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। ज़हूर अहमद उठकर बाहर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई थी। सूरत-ए-हाल बड़ी संगीन है, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पुलिस और फौज से झड़पों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 3 नौजवान शहीद हो चुके हैं। हंगामे अब मजीद बढ़ेंगे। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। निहत्थे कश्मीरी नौजवान वहशी दरिंदों से बरसरे पैकार थे। सड़कों पर उनका खून बह रहा था और मैं यहाँ बैठा हुआ था। शाम होने को थी और फिर ये इतला मिली कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ये ऐलान कर दिया गया था कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली से उड़ा दिया जाएगा। अब मेरी परेशानी बढ़ रही थी। मैं सुबह 9 बजे के करीब घर से निकला था और अंगूरी से कहकर आया था कि 2-2.5 घंटों में वापस आ जाऊंगा, मगर अब शाम हो रही थी। अंगूरी और उसके खालू वगैरह परेशान हो रहे होंगे। मैंने ज़हूर अहमद से उस परेशानी का जिक्र किया तो वो बोला, कोई बात नहीं, मैं मुश्ताक हुसैन के घर इतला भिजवा देता हूँ कि तुम खैरियत से हो। कर्फ्यू लग चुका है, बाहर निकलना खतरनाक होगा। मैंने कहा, इसकी तुम परवाह मत करो। ज़हूर अहमद मुस्कुरा दिया। हमारे नौजवान ऐसे रास्तों से वाकिफ हैं कि वो कर्फ्यू में भी शहर के कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। वो उठकर बाहर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। मैंने 2 लड़कों को भेज दिया है। उसने मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वो मुश्ताक के घर पर इतला पहुंचा देंगे। बाहर शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। सलमा ने हमें चाय लाकर दे दी और रात के खाने की तैयारी करने लगी। ज़ैनब सो गई थी। मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए
ज़ैनबी के बारे में सोचता रहा था कि अब ये कभी ठीक भी हो सकेगी। तकरीबन 2 घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। मैं भी ज़हूर अहमद के साथ ही कमरे से बाहर निकल आया। मैं तो बरामदे में रुक गया और ज़हूर अहमद ने आगे बढ़कर बाहर का दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान लड़के के साथ अंगूरी को अंदर दाखिल होते देखकर मैं उछल पड़ा। अरे तुम! मैं तेजी से आगे बढ़ा। तुम क्यों आ गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है? और इन बातों की परवाह कौन करता है? अंगूरी ने मेरी बात काट दी। तुम सुबह से गायब थे, मुझे परेशानी हो रही थी, और फिर जब ये लोग इतला लेकर आए तो मैं भी इनके साथ ही आ गई। आवाजें सुनकर सलमा भी बावर्ची खाने से निकल आई थी, और मैंने जब बताया कि ये अंगूरी है तो वो दौड़कर उससे लिपट गई। मैंने अंगूरी से सलमा और ज़हूर अहमद का भी तारुफ करवा दिया और उसे ज़ैनब के बारे में बताया, जिसकी वजह से मैं घर वापस नहीं आ सका था। ओह, कहाँ है वो? अंगूरी की आंखों में चमक सी उभर आई। उस कमरे में सो रही है, मैंने बताया। अंगूरी ने कमरे में झांक कर देखा। हम लोग उस वक्त तक बाहर ही खड़े थे। फिर सलमा अंगूरी को लेकर किचन में चली गई। मैं और ज़हूर अपने कमरे में आ गए। खाने के वक्त तक ज़ैनब भी जाग चुकी थी। अंगूरी ज़ैनब के बादियाब होने की इतला पर जिस तरह खुश थी, उसे देखकर उसे कहीं ज्यादा अफसुर्दा और मलूल हो गई। वो रात हमने ज़हूर अहमद के घर पर ही गुजारी। अगले रोज जुमा था। गुज़िश्ता रोज के हंगामों में 3 नौजवान शहीद हुए थे। चौथा अब्दुल हमीद था, जो फौजियों की हिरासत में तशद्दुद से जाँ बहक हुआ था। नमाज जुमा के लिए कर्फ्यू में वक्फा देने का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ये अंदर ये इतला पूरे शहर में गश्त कर रही थी कि उन चारों शुहदा की नमाज जनाजा मरकजी जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। शहर के मुअज्जिनीन की तरफ से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी का ऐलान भी कर दिया गया था। 12:30 बजे मैं और ज़हूर भी घर से निकल खड़े हुए। और भी बहुत से लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे। सब साथ साथ मिलते गए। इस तरह जब हम गलियों से निकलकर मेन रोड पर पहुंचे तो हमारे ग्रुप में 60-70 आदमी शामिल हो चुके थे। मेन रोड पर हर गली के मोड़ पर पुलिस और फौज के मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। यूं भी लातादाद फौजी और पुलिस वाले पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में इंकिशाफ हुआ कि फौज की हाई कमान ने नमाज जुमा के लिए कर्फ्यू में 2 घंटे का वक्फा देने का ऐलान कर लिया था, लेकिन उसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया था। कर्फ्यू में वक्फे के साथ ये फैसला भी किया गया था कि अगर शहरियों की तरफ से हंगामा करने की कोशिश की जाए तो उन पर बिला झिझक फायर खोल दिया जाए। जामे मस्जिद शहर के मरकजी चौराहे के करीब ही थी। मरकजी चौराहे पर हजारों लोग जमा थे। पुलिस और फौज ने इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। चारों शुहदा के जनाजे भी एक तरफ साए में रखे हुए थे। हर चेहरा अफसुर्दा नजर आ रहा था। हर रोज शहर के 4-6 नौजवान भारतीय दरिंदों के हाथों शहीद हो रहे थे। भारतीय साम्राज्य के खिलाफ मौलवी साहब का वाद बड़ा पुरअसर था। एक मौके पर उन्होंने मुक्का लहराते हुए कहा, आज हमें इन गास्पों से निपटने के लिए कमांडर मुहिबुल्लाह, कमांडर रशीद, कमांडर अब्दुल हक, कमांडर सैफुल्लाह, शमरोज जैसे जरी और दलेर नौजवानों और अंगूरी जैसी नडर और हौसलामंद बेटियों की पहले से ज्यादा जरूरत है। ये सर फिरे नौजवान ही भारतीय गास्पों को इस सरजमीन से निकाल सकते हैं। खुदा इन सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मौलवी साहब के वाद में अपना और अंगूरी का नाम सुनकर मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। ज़हूर अहमद ने मेरी तरफ देखा। उसने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर मैंने उसे हाथ से पकड़कर बिठाए रखा। मैं समझ गया था कि वो मेरी मौजूदगी का ऐलान करना चाहता था, मगर मैंने उसे मुनासिब नहीं समझा। नमाज के बाद शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और फिर नौजवानों ने जनाजे को कंधे पर उठा लिया और भारतीय साम्राज्य के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर गश्त करने लगे। जनाजे में हजारों लोग शरीक थे। जनाजे के जुलूस को चारों तरफ से पुलिस और फौज की भारी नफरी ने घेरे में ले रखा था। जोशीले नौजवान भारतीय साम्राज्य के खिलाफ नारों के साथ मुजाहिदीन के कमांडर के नाम ले लेकर जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। उनमें मेरा और अंगूरी का नाम भी बार बार आ रहा था। एक जगह पुलिस ने जनाजे को रोक लिया। उस तरफ 400 गज आगे फौज के मकामी कमांडेंट की रिहाइशगाह थी और जनाजे के जुलूस के शुराका उसके सामने मुजाहरा करके उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि फौज की वहशियाना कार्रवाइयों से किस तरह घर उजड़ रहे हैं, मगर फौज और पुलिस ने जुलूस को आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी। बात बढ़ रही थी। नौजवान जनाजों को उस रास्ते से ले जाना चाहते थे। वो इस बात पर बजीद थे कि उनका रास्ता छोड़ दिया जाए। पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया और फिर फौज ने गोली चला दी। पहले जुलूस को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, फिर लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। कई लोग जख्मी होकर गिरे। भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ नौजवानों ने पुलिस और फौज पर पथराव शुरू कर दिया, लेकिन जदीद तरीन राइफलों के सामने पथराव क्या हैसियत रखता था। कई नौजवान जख्मी होकर गिरे। फौज ने मसलेतन उनके जिस्मों के निचले हिस्सों पर गोलियां मारी थी।
ये हंगामा तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। फिर एक फौजी अफसर ने मेगाफोन पर ऐलान किया कि वो लोग जनाजा उठाकर ले जाएं और मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। अगर उस हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो उन पर बराए रास्त फायर खोल दिया जाएगा। सबसे पहले मैं और ज़हूर अहमद उस तरफ बढ़े थे जहां सड़क पर चारों जनाजे रखे हुए थे। हमारी देखा देखी दूसरे लोग भी जमा होना शुरू हो गए। बाल जोशीले नौजवान अब भी जनाजे के जुलूस को कमांडेंट की रिहायशगाह की तरफ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये जिद बेकार थी। इससे निहत्ते शहरियों को मजीद नुकसान पहुंच सकता था। मैंने खड़े होकर मुख्तसर सी तकरीर की। क्या तुम लोग उस शख्स को अपने ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास दिलाना चाहते हो जिसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है? क्या तुम एक खूनख्वार बेड़िए से ये कहना चाहते हो कि वह चीर फाड़ ना करे? नहीं मेरे दोस्तों, ये इंसान नहीं बेड़िए हैं। इनके अंदर रहम का जज्बा पैदा नहीं हो सकता, ना ही इन्हें कोई एहसास दिलाया जा सकता है। इसलिए इस वक्त कोई जिद करना बेकार है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मैयतों की बेहुरमती ना हो। वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन दरिंदों से हम शुहदा के खून के एक कतरे का बदला लेंगे। अब शुहदा को इनकी मंजिल तक पहुँचाने में देर ना करो दोस्तों। मैं कोई मुकर्रर या वाज नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे इन अल्फाज का खातिर ख्वाह असर हुआ और नौजवानों ने जनाजा उठाकर रास्ता बदल दिया। शायद ज़हूर अहमद ने अपने करीब खड़े हुए किसी शख्स को बता दिया था कि मैं कौन हूँ, और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह हजारों लोगों के जुलूस में फैल गई कि शमरोल भी जनाजे के इस जुलूस में शरीक है और तकरीर उसी ने की थी। मेरे नाम के जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। कब्रिस्तान में भी मेरे नाम के नारे लगते रहे। जिन लोगों ने मुझे तकरीर करते हुए देखा था वो मेरे गिर्द जमा हो गए, और फिर ये देखकर सब लोग ही चौंक गए कि फौज ने कब्रिस्तान को घेरे में ले लिया था। जनाजे के उस जुलूस में मेरी मौजूदगी की इतला फौज तक भी पहुंच गई थी। कुछ अरसे से मैं भी फौज की मतलूबा लिस्ट पर था। करूड़ नामी बस्ती में चंद्रपाल उर्फ रुस्तम और बाबा अब्दुल फतेह के डेरे पर 4 फौजियों की हलाकत के बाद तो मैं फौज के लिए ज्यादा अहम हो गया था, और इस वक्त उन्हें मौका मिल गया था। उन्होंने कब्रिस्तान को घेरे में ले लिया था। ज़हूर अहमद को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके चेहरे पर नदामत के तासरात नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। घबराओ नहीं ज़हूर भाई, मैंने कहा, हम बड़े आराम से निकल जाएंगे और ये फौजी यहाँ टापते रह जाएंगे। कब्रिस्तान में हजारों लोग थे। जिन लोगों ने मुझे तकरीर करते हुए देखा था वो अब भी मुझे पहचान गए थे। उन्होंने मुझे घेरे में ले रखा था, और फिर वो लोग मुझे उसी तरह घेरे में लिए हुए दरख्तों के एक झुंड की तरफ बढ़ गए। दरख्तों के नीचे भी कब्रें थी और वो लोग उसी तरह रुक रुक कर चल रहे थे जैसे कब्रें देख रहे हो। दरख्तों के झुंड के आसपास भी चंद फौजी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की और एक फौजी ने चीखते हुए कहा कि लोग वापसी के लिए वही रास्ता इख्तियार करेंगे जिस तरफ से आए थे। लेकिन 3 नौजवान मुझे अपने साथ लेकर दरख्तों के झुंड में दाखिल हो चुके थे। दरख्त बहुत गुंजान थे, उनकी शाखें नीचे को झुकी हुई थी। हम उनके अंदर ही अंदर चलते हुए कब्रिस्तान से दूर आ गए और मिलाकर दरख्तों से निकलकर तेज तेज चलते हुए गुंजान आबादी में पहुंच गए। इस तरह आधे घंटे में हम ज़हूर अहमद के मकान पर पहुंच गए। वो तीनों नौजवान मुझे दरवाजे के सामने छोड़कर वापस चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद ज़हूर अहमद भी वापस आ गया। उसकी इतला के मुताबिक कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर भी फौजियों की एक मुसल्ला पार्टी खड़ी थी। उनके साथ सिविल लिबास में 2 ऐसे आदमी भी मौजूद थे जिनके चेहरों पर नकाब थे, सिर्फ आंखों की जगह पर सुराख थे। वो अपने सामने से गुजरने वाले हर शख्स को गौर से देख रहे थे। ज़हूर अहमद के ख्याल के मुताबिक वो दोनों नकाबपोश वो बेज़मीर और गद्दार थे जिन्होंने मुझे जनाजे के जुलूस में देखकर फौज को खबर दी थी, और मेरी शिनाख्त के लिए वो फौजियों के साथ मौजूद थे। मगर उन्हें बड़ी मायूसी हुई थी क्योंकि मैं तो वहां से निकल आया था। अगले 2 दिनों में शहर में कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन कशीदगी बरकरार थी। इसी दौरान में एक मरतबा भी घर से बाहर नहीं निकला था। अंगूरी भी मेरे साथ थी और हमारी तमाम तर तवज्जो ज़ैनब पर मरकूज थी। उसकी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा था। वो कभी कह के लगाने लगती और कभी रोना शुरू कर देती और कभी खामोश बैठी रहती। उन 2 दिनों में उसने हर मर्तबा अपने कपड़े भी फाड़ डाले थे। तीसरे दिन हमने फैसला किया कि उसे अंगूरी की खाला के यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। वहाँ उसकी देखभाल करने वाले मौजूद थे। यहाँ सलमा अकेली थी। उसका शीरख्वार बच्चा भी था। उसके लिए ज़ैनब को संभालना मुश्किल हो रहा था। और फिर अगले रोज नाश्ते के थोड़ी देर बाद हम ज़हूर अहमद के घर से निकल खड़े हुए। ज़हूर अहमद भी हमारे साथ ही था। ज़ैनब को एक तरफ से मैंने और दूसरी तरफ से अंगूरी ने सहारा दे रखा था। हमें उसे साथ ले जाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो बड़े आराम से हमारे साथ चल रही थी। हम गलियों से निकलकर जैसे ही मेन रोड पर पहुंचे तो ज़ैनब ने अचानक ही झटका देकर अपने आप को हमसे छुड़ा लिया और कह के लगाती हुई सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। दाईं तरफ से फौज की एक तेज रफ्तार जीप आ रही थी। ज़ैनब सड़क के वस्त में पहुंच चुकी थी।
मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। फौजी जीप ज़ैनब से टकराई और उसे घसीटती हुई दूर ले गई। मैं एक झटके से रुक गया। मेरा दिमाग सुन रहा था और मैं फटी फटी नजरों से जीप के नीचे ज़ैनब की कुचली हुई लाश को देख रहा था। जीप तकरीबन 10 गज आगे जाकर रुकी थी और वो ज़ैनब को भी साथ ही घसीटती हुई ले गई थी। जीप पर 4 फौजी थे, एक ड्राइवर और 3 पीछे। उन तीनों में से एक जीप के सामने नसब लाइट मशीन गन के साथ खड़ा था और 2 सब मशीन गन संभाले आमने सामने सीटों पर बैठे थे। जीप के जोरदार झटके लगने से वो अपनी सीटों पर लुढ़क गए थे, लेकिन फौरन ही संभल भी गए। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और दूसरे ही लम्हे मैंने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। मैं खून में लथपथ ज़ैनब को जीप के नीचे से निकालना चाहता था, लेकिन जीप की पिछली सीटों पर बैठे हुए फौजी गालिबन ये समझे थे कि मैं उन पर हमलावर हो रहा हूँ। उनमें से एक फौजी ने फायर खोल दिया। सूरत-ए-हाल ने उन फौजियों को भी खासा बदहवास कर दिया था। वो फौजी तो कुछ ज्यादा ही बदहवास था। उसने टाइगर दबाया तो राइफल का रुख कदरे ऊपर की तरफ था। गोलियां मेरे सर से कई फुट ऊपर से होती हुई मेरे पीछे एक दुकान के ऊपर लगे हुए साइन बोर्ड को छिलनी कर गई थी। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला कर लिया। पहले तो मैं ज़ैनब को जीप के नीचे से निकालने के लिए लपका था। फायरिंग की आवाज सुनकर मैंने इरादा बदल दिया और जीप पर छलांग लगा दी। बगैर उड़ के जीप थी। मैं हवा में उड़ता हुआ जीप में उस फौजी के ऊपर गिरा जिसने फायरिंग की थी। उसने एक बार फिर ट्राई कर दबा दिया, लेकिन इस मर्तबा राइफल का रुख बदल गया था। राइफल के नाल से निकलने वाली गोलियों ने उस फौजी को छीलनी कर दिया जो लाइट मशीन गन के सामने अपनी सीट पर खड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था। वो छीलनी होकर ड्राइवर के ऊपर गिरा। मैंने अपने नीचे दबे हुए फौजी की राइफल पर हाथ डाल दिया और ऐन उसी वक्त कुछ और लोग जीप की तरफ दौड़ पड़े। ज़हूर अहमद और अंगूरी उन सब में सबसे आगे थे। ज़हूर अहमद ने आते ही दूसरे फौजी की राइफल छीन ली। अंगूरी ड्राइवर की तरफ लपकी जो सीट से उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त 2 और आदमी उस तरफ आ गए और उन्होंने ड्राइवर को गिरफ्त में ले लिया और लातों और गूंसों से उसकी तबादे करने लगे। ज़हूर अहमद ने राइफल के बट मार मार कर दूसरे फौजी की खोपड़ी पाश पाश कर दी थी और उसका खून पूरी जीप में बिखर रहा था। मैंने अपने हरीफ फौजी से उसकी राइफल छीन ली थी और उस फौजी को धक्का देता हुआ जीप से नीचे उतर आया। इसी दौरान अंगूरी ने सेट पर खड़े होकर लाइट मशीन गन संभाल ली थी। इत्तेफाक से उसी वक्त एक और फौजी जीप सामने कुशादा गली से इस तरफ आ निकली। उस पर भी लाइट मशीन गन नस्ब थी। गंजर ने लोगों को खौफजदा करने के लिए हवाई ब्रस्ट मार दिया। उस जीप के फौजी सूरत-ए-हाल को अच्छी तरह नहीं समझ सके थे। गंजर ने लोगों को खौफजदा करने और मुंतशिर करने के लिए हवाई ब्रस्ट मारा था, लेकिन अंगूरी ने बड़ी फुर्ती से अपनी लाइट मशीन गन का रुख मोड़ कर फायर खोल दिया। दूसरी जीप का गंजर छिलनी होकर ढेर हो गया। उस जीप में एक मेजर, एक कर्नल और 2 फौजी और थे। एक फौजी ने खड़े होकर अपनी सब मशीन गन से फायर करना चाहा, मगर उसकी राइफल सीधी करने से पहले ही मैंने फायरिंग करके उसे ढेर कर दिया। उसके साथ और दूसरे फौजी ने अपनी राइफल फेंक दी और उठकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा दिए थे। अंगूरी रुक जाओ, फायर मत करना, मैं चीख उठा। सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, लेकिन सब दूर दूर थे। अलबत्ता हमारे वाली जीप के गिर्द मजमा लग गया था। चंद आदमी ज़ैनब की लाश उठाकर गली में दौड़ गए थे। ज़हूर अहमद भी एक फौजी से छीनी हुई सब मशीन गन संभाले जीप के पीछे आड़ लिए खड़ा था। मैं अपनी सब मशीन गन संभाले दूसरी जीप के करीब आ गया और जीप की पिछली सीटों पर बैठे हुए एक मेजर और कर्नल को देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। वो मौत के फरिश्ते थे। उन्होंने बेदर्दी से बेगुनाह मजलूम और निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा था। मासूम और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाए हुए उन्होंने कभी झिझक महसूस नहीं की थी, लेकिन अब अपनी मौत को सामने देखकर उनके चेहरे धुआं हो गए थे और वो थर थर कांप रहे थे। नीचे आओ, मैंने उन्हें गन की रद पर लेते हुए डांटते हुए कहा। वो फौजी और दोनों ऑफिसर हाथ उठाकर नीचे उतर आए। इतने में 3 नौजवान दौड़ते हुए मेरे करीब पहुंच गए थे। ये तीनों वही जवान थे जो उस रोज मुझे कब्रिस्तान में फौज के घेरे से निकाल कर लाए थे। उनमें से 2 ने उन ऑफिसर के रिवॉल्वर निकाल लिए, तीसरे ने एक सब मशीन गन कंधे पर लटका ली। दूसरी सब मशीन गन से उन सबको जद पर ले लिया। उनमें अब जीप का ड्राइवर भी शामिल हो गया था। एक और नौजवान दौड़ता हुआ हमारे करीब आ गया। उसने जीप की ड्राइविंग सीट संभाल ली और इंजन स्टार्ट करके जीप को दौड़ाता हुआ दूसरी जीप के करीब ले जाकर रोक दिया और इंजन बंद करके दूसरे सेट पर खड़े होकर लाइट मशीन गन संभाल ली। दोनों जीपों का रुख मुखालिफ सिमतों में था और इस तरह वो सड़क दोनों तरफ से लाइट मशीन गनों की जद पर थी। एक मशीन गन पर वो नौजवान खड़ा था और दूसरी अंगूरी ने संभाल ली थी। मैं उन तीनों नौजवानों के साथ दोनों भारतीय अफसरों और उनके दोनों मातहतों को हाँकता हुआ पहली जीप के पास ले आया। बाजार बंद हो चुका था। सड़क पर सन्नाटा छा गया था।
लोग आसपास की गलियों में घुस गए थे। ये सब कुछ अचानक और इत्तफाकिया तौर पर ही हुआ था। दो बड़े फौजी अफसरों का हमारे कब्जे में आना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन मैं भी ये फैसला नहीं कर पाया था कि मुझे क्या करना है कि अंगूरी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। शमरोद, होशियार, फौजी ट्रक आ रहा है। वो दोनों ऑफिसर मेरा नाम सुनकर चौंक गए। अंगूरी की आवाज ने भी उन्हें उछलने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने पहली मर्तबा देखा था कि उनकी मकबूजा जीप पर एक जवान और हसीन लड़की मशीन गन संभाले खड़ी है। मैं उन ऑफिसर की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और मुड़कर उस ट्रक की तरफ देखने लगा जो सामने एक सड़क से मुड़कर इस तरफ आ रहा था। मैंने अपने साथियों को कुछ हदायत दी और उन दोनों अफसरों और दूसरे फौजियों को अपने आगे खड़ा करके उन्हें राइफलों की जद पर ले लिया। मेरी राइफल की नाल कर्नल के पहलू से लगी हुई थी और दूसरे नौजवान ने मेजर को बेबस कर रखा था। उन सब के हाथ गर्दनों पर थे। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन इस वक्त अचानक जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी उसके पेशे नजर इसके सिवा कोई चारा भी ना था। आने वाले ट्रक के फौजियों ने शायद सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा लिया था। ट्रक हमसे तकरीबन 20 गज के फासले पर रुक गया और फौजियों ने नीचे उतरकर राइफलें तान ली। उस पार्टी का इंचार्ज एक सेकंड लेफ्टिनेंट था। इनसे कहो कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, मैंने कर्नल के पहलू में राइफल की नाल से कुचुक्का देते हुए कहा। अगर एक गोली भी चली तो तुम लोगों को छिलनी कर दिया जाएगा। कर्नल ने मेरे हुक्म की तामील में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। उसने चीख कर हुक्म दिया और तमाम फौजी वहीं रुक गए। क्या चाहते हो तुम लोग? कर्नल ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। उस जीप ने मेरी बहन को कुचल दिया था, मैंने कहा। उसकी तदफीन के लिए पुरसुकून फिजा और उन बेगुनाह लड़कों की रिहाई जिन्हें पिछले चंद रोज के दौरान पकड़ा गया है, उसके लिए हाई कमान से बात करनी पड़ेगी। कर्नल ने जवाब दिया। अपने लेफ्टिनेंट से कहो कि वो वायरलेस पर मुकामी कमांडेंट से बात करे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दे सकता हूँ। 30वें मिनट के बाद फैसला हमारे हक में ना हुआ तो तुम लोगों को छिलनी कर दिया जाएगा। कर्नल ने सेकंड लेफ्टिनेंट को करीब बुलाकर मेरा हुक्म उस तक पहुंचा दिया। इसी दौरान कुछ नौजवान चेहरों पर ढाटे बांधे गलियों से निकल आए थे। उनमें से किसी के पास राइफल थी, किसी के पास पिस्तौल और किसी ने पत्थर उठा रखे थे। मैंने चीख कर उन्हें हुक्म दिया कि मेरी इजाजत के बगैर वो लोग कोई गलत हरकत न करें। लेफ्टिनेंट ट्रक पर सवार हो गया और वायरलेस पर कमांडेंट से बात करने लगा। मैं एक मर्तबा फिर कहूंगा, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन मुझे तवक्को थी कि भारतीय फौजी की हाई कमान अपने 2 ऑफिसरों को इस तरह मरवाना पसंद नहीं करेगी। इसी दौरान 3 और ट्रक वहां आ गए थे और फौजियों ने इलाके को घेरे में ले लिया था। लेफ्टिनेंट ट्रक से उतरकर बार बार हमारे पास आ रहा था और मैं कर्नल के जरिए अपनी बात उस तक पहुंचा रहा था। फिर ठीक 30वें मिनट पर मेरा मुतालबा मान लिया गया। मैंने एक और मुतालबा पेश कर दिया कि फौज उस वक्त तक शहर से निकल जाए जब तक ज़ैनब की तदफीन और उन लड़कों की रिहाई अमल में नहीं आ जाती। अगर इसी दौरान शहर में कहीं एक गोली भी चली तो इन अफसरों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये मुतालबा भी मान लिया गया और चंद मिनट के अंदर अंदर तमाम ट्रक वापस चले गए। लोग गलियों और कोनों से निकलकर सड़क पर जमा हो गए और बेरे और अंगूरी के नाम के नारों से फिजा गूंज उठी। दोनों ऑफिसरों और फौजियों की आंखों पर पट्टियां और उनके हाथ पुश्त पर बांधकर वही तीनों नौजवान उन्हें अपनी निगरानी में किसी नामालूम मुकाम पर ले गए। कुछ और लोग भी उनके साथ ही गए थे। जीपों पर से असला कब्जे में लेकर दोनों जीपों को सड़क पर आग लगा दी गई थी। लोगों ने मुझे और अंगूरी को घेरे में ले रखा था और उनके नारों से फिजा गूंज रही थी। हम दोनों को कमांडर का खिताब मिल गया था और अंगूरी को तो कश्मीर की बेटी, वतन की बेटी, कश्मीर की शेरनी और न जाने किन किन खिताबात से नवाजा जा रहा था। अंगूरी की दलेरी और हौसला मंदी वो देख चुके थे। उसने जिस तरह लाइट मशीन गन इस्तेमाल करके दूसरी जीप पर आने वाली फौजी अफसरों को सरेंडर होने पर मजबूर किया था, उसका काबिले तारीफ कारनामा था। हमें तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ रोके रखा गया। इसी दौरान बाजार की सारी दुकानें भी खुल गई थी। फिर हम मुख्तलिफ गलियों से होते हुए जहूर अहमद के घर आ गए। ज़ैनब की जख्मों से चूर चूर लाश उठाकर यहीं लाई गई थी। लोगों को पता चल गया था कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दिखाई देने वाली वो पगली मेरी बहन थी। लोग जोक दर जोक जहूर अहमद के घर के सामने जमा हो रहे थे। गलियों में पांव रखने को जगह नहीं थी। हम बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जहूर अहमद के आसपास के कई मकानात खाली कर दिए गए थे। वहाँ वो लोग भरे हुए थे जो मुझसे हमदर्दी के लिए आए थे। जहूर अहमद के मकान में लातादाद औरतें भरी हुई थी। मुझे सामने वाले एक मकान में पहुंचा दिया गया। लातादाद लोग सेन के फर्श पर बैठे हुए थे। मेरे लिए भी जगह बना दी गई। अंगूरी जहूर अहमद के मकान में चली गई थी। 4 बजे के करीब मैयत तैयार हो गई, जिसे जुलूस की सूरत में शहर के बरगदी चौक की जामे मस्जिद में ले जाया गया और असर की नमाज के बाद जनाजे का जुलूस कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया।
शहर की सड़कों पर पुलिस की तो भरमार थी, मगर किसी फौजी का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। ये शायद पहला मौका था कि इस शहर में कोई फौजी दिखाई नहीं दे रहा था और पुलिस वाले भी लोगों से दूर दूर ही थे। अगर वो फौजी अफीसर हमारे कब्जे में ना आए होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम तदफीन के बाद वापस आ रहे थे कि एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने मुड़कर देखा, वो शराफत हुसैन था। उस रोज मैं उसी से मिलने गया था और वापसी पर हंगामे शुरू हो गए थे। शराफत हुसैन ने 2 दिन बाद मुलाकात के लिए कहा था, मगर हंगामे तूल खींच गए थे और मैं ज़ैनब की वजह से भी ज़हूर अहमद के घर में मैसूर होकर रह गया था। शराफत हुसैन मेरे साथ साथ चलता रहा। उसने मुनासिब अल्फाज में ताज़ियत की और फिर सरगोशियाना लहजे में बोला, परसों शाम तुम्हारी बांदीपुरा में अफजल अब्बास नामी एक शख्स से मुलाकात करानी है। तुम आज ही रात यहाँ से रवाना हो जाओ। वो तीनों तुम्हारे साथ जाएंगे जो उस रोज तुम्हें कब्रिस्तान से निकाल कर ले गए थे और आज सुबह भी तुम्हारे साथ थे। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। शराफत हुसैन के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। जब तुम पहली बार मुझसे मुलाकात करके मेरी दुकान से निकले तो तुम्हारी हिफाजत के लिए उन तीनों को उसी वक्त तुम्हारे पीछे लगा दिया था, उसने सरगोशियाना लहजे में कहा। वो तीनों तुमसे दूर रहकर तुम्हारी निगरानी करते रहे हैं, इसलिए आज सुबह हादसा रुनुमा होते ही वो तीनों तुम्हारे करीब पहुंच गए थे। प्रोग्राम क्या है? मैंने पूछा। बांदीपुरा पहुंचकर ही पता चलेगा, शराफत हुसैन ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारी इस कारनामे की इतला भी ऊपर तक पहुंच चुकी है। तुमने अगरचे बहुत बड़ा रिस्क लिया था, फौज पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती थी, लेकिन फौज के मुकामी कमांडेंट पर ऊपर से बहुत दबाव पड़ गया था। यहाँ भी उसी रैंक के अफीसर कमांडेंट पर दबाव डाल रहे थे कि उन दोनों अफसरों को बचाया जाए। अगर कमांडेंट उनकी बात मानने से इनकार करके किसी कार्रवाई का हुक्म दे देता तो भारतीय फौज में फूट पड़ जाती। कमांडेंट को उस दबाव में आकर तुम्हारा मुतालबा मानना पड़ा। तुमने पहली मर्तबा फौजी कमांडेंट को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर वाले तुमसे बहुत खुश है। शराफत हुसैन ने 2 मर्तबा ऊपर वालों का जिक्र किया था और मैं नहीं समझ सका था कि ऊपर वाले कौन है। मैंने जब जिहाद के लिए हाथ में राइफल उठाई थी तो कुछ अर्सा तक कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ रहा था। उसके बाद मैं और अंगूरी आजादाना तौर पर भारतीय फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे थे। यूं तो वादी में मुजाहिदीन की कई तंजीमें भारतीय साम्राज्य के खिलाफ बरसरे पैकार थी। हम बाकायदा तौर पर किसी एक तंजीम से वाबस्ता नहीं थे। पांजल में गुलफराज नामी मुजाहिद ने मुझे मशवरा दिया था कि हिंदवाड़ा पहुंचकर मैं शराफत हुसैन से राब्ता कर लूं। और अब शराफत हुसैन ऊपर वालों की बात कर रहा था और ये ऊपर वाले मेरी समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन थे। मैं शराफत हुसैन से कुछ पूछना चाहता था कि 2 आदमी हमारे करीब आ गए और हमारी गुफ्तगू का रुख बदल गया।